इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको समीकरण संतुलित करना सिखाया था। इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो हम लोग संयोजन अभिक्रिया कवर करेंगे, फिर उसके बाद वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया। इतनी अभिक्रियाओं को हम लोग इसमें कवर करने वाले होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वह है संयोजन अभिक्रिया, जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब भैया ये संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उनको नोट डाउन भी करते चलिए, क्योंकि आप अपने हाथ से जितना बढ़िया नोट्स बनाएंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपके लिए बोर्ड एग्जाम के पेपर में। तो संयोजन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे? यहाँ पे कुछ उदाहरण देखते हैं कि अभिकारकों की संख्या दो हो सकती है या दो से अधिक हो सकती है, पर जो उत्पाद बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा? एक बनेगा। कैसे? जैसे एक रिएक्शन में लिखता हूँ यहाँ पे C+O2 और चेंजेज CO2, तो यहाँ अभिकारकों की संख्या कितनी है? दो है, और उत्पाद कितना बना है अपने पास? एक। तो इसलिए ये जो अभिक्रिया है ये क्या हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया। इसी तरीके से एक और रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, N2+H2 चेंजेस NH3। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी दो अभिकारक है, दो अभिकारक मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? एक उत्पाद का। अभिकारकों की संख्या दो, दो से ज्यादा भी हो सकती है। एक और रिएक्शन देखते हैं हम लोग, CaO+H2O और चेंजेस यहां बनता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और साथ के साथ इसमें निकलती है ऊष्मा। क्या निकलती है? ऊष्मा। तो ये जो अभिक्रिया है ये क्या है? ये बुझा चूना है, ये वाला, और ये क्या है? बिना बुझा चूना। तो बिना बुझा चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और पतीले को जब हम टच करते थे वो कैसा हो जाता था? गर्म हो जाता था। ठीक है, यानी उसमें ऊष्मा भी निकलती थी। तो इसमें देखिए दो अभिकारक मिलकर के किसका निर्माण किए हैं? एक उत्पाद का। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में हमने एक नई चीज देखी कि यहाँ क्या निकला है? ऊष्मा। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम रिएक्शंस को इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, अदर जगह की तरह नहीं कि अलग अलग रिएक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ हम एक ऐसे एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे जिससे कम से कम दो या तीन अभिक्रियाएं हमारी कवर हो जाए। अब हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होगी? ऐसी अभिक्रिया, यहीं से देखो, कि जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या निकल जाए? ऊष्मा निकल जाए। यानी उत्पाद निर्माण के साथ अगर ऊष्मा भी निकलती है तो वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइए अब हम इसे हल कर लेते हैं, ये लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ, जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अर्थात एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल क्या होगा? तो एग्जांपल यही होगा मेरे भाई। ठीक है, आप इसे एक्सोथर्मिक का भी रिएक्शन का एग्जांपल मान लीजिए और इसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए याद कर लीजिए। तो तैयारी ऐसे की जाती है कि आपने एक रिएक्शन पढ़ा, उससे दो अभिक्रियाओं का काम निपट गया। इसी से संयोजन भी निपट गया और इसी से क्या निपट गया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब समझ गए? एक बार फिर से मैं इनको रिवाइज करवाता हूं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करेंगे वो क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, आपको यहाँ मैं दिखा दूंगा। संयोजन अभिक्रिया की लिस्ट लगी होगी पूरी। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। और दूसरी जो अभिक्रिया है, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, वह क्या है? तो उसमें क्या होगा? उत्पाद तो निर्माण होगा, लेकिन उत्पाद निर्माण के साथ साथ क्या निकलेगी? ऊष्मा भी निकलेगी। तो वह अभिक्रिया क्या हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वियोजन अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम बात कर लेते हैं वियोजन अभिक्रियाओं की। तो देखिए वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। संयोजन का ठीक विपरीत, संयोजन अभिक्रिया में हमने पढ़ रखा था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, पर वियोजन में क्या होगा, एक अभिकारक होगा और दो या उससे अधिक क्या होंगे, उत्पाद होंगे। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। यहां लिख लीजिए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक दो या उससे अधिक, ये देखिए एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन और वियोजन का अर्थ होता है टूटना। इसमें अभिकारक टूट जाता है दो या दो से अधिक पदार्थों में, है ना, वो दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होता है, टूट जाता है। तो अब ये वियोजन अभिक्रिया कितने तरीके की होती हैं, यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला होता है ऊष्मीय वियोजन, जिसे हम लोग थर्मल डीकंपोजिशन के नाम से जानते हैं। दूसरा है प्रकाशीय वियोजन, जिसे फोटोलिसिस डीकंपोजिशन के नाम से जानते हैं। और वैद्युत वियोजन, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन के नाम से जाना जाता है। अब ये कैसे, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जो है ऊष्मा के द्वारा टूट जाता है, यानी ऊष्मा के द्वारा होने वाला वियोजन क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन। प्रकाश के द्वारा होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन। वियोजन का अर्थ होता है टूटना, अपघटन भी बोलते हैं, या इसे प्रकाशीय अपघटन भी बोलते हैं। विद्युत के द्वारा होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन या वैद्युत अपघटन कहलाता है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं कि यहाँ देखिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लाते हैं और उसी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर यह दो पदार्थों में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो इसमें एक अभिकारक है, दो उत्पाद है, मतलब कैसी अभिक्रिया हो गई, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। यहाँ देखिए, यहाँ भी FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट है, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। यहाँ पर भी देखिए एक अभिकारक है और गर्म करने पर वह तीन पदार्थों में टूट गया। इस तरीके से हमने देखा कि एक अभिकारक एक से अधिक पदार्थों में अगर टूट जा रहा है तो वह अभिक्रिया कैसी होगी, वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगी। इसी तरीके से प्रकाश के द्वारा होने वाला वियोजन क्या कहलाएगा, प्रकाशीय वियोजन। जब हम सिल्वर क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सिल्वर ब्रोमाइड जैसे पदार्थों में सूर्य का प्रकाश देते हैं तो वो अपने यौगिकों में, अलग अलग यौगिकों में या अलग अलग तत्वों में क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड किस में अलग हो गया, सिल्वर और क्लोराइड में। इसी तरीके से हाइड्रोजन ब्रोमाइड किस में हो गया, हाइड्रोजन और ब्रोमाइड में। और इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड किस में हो गया, Ag और Br अलग अलग हो गया। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, इस सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा को करवाने में। कृत्रिम वर्षा मतलब आप लोग मूवी वगैरह में देखते होंगे, पिक्चर वगैरह में बारिश करवाई जाती है। जैसे सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह में अगर बारिश करवाया जाए, जहाँ पर डेजर्ट ही डेजर्ट है, अर्थात रेगिस्तान मरुस्थल ही है, तो वहाँ बारिश कैसे होगी, तो वहाँ बारिश करवाने के लिए इस खास पदार्थ का उपयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। अभी सिल्वर ब्रोमाइड करता क्या है, अभी सिल्वर ब्रोमाइड ला के आप छोड़ दीजिए ऊपर आकाश में, तो वो जो वाटर वेपर होंगी एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी वायुमंडल में जो हवा के अंदर नमी होगी, उसको वो इकट्ठा करता है और जैसे ही उसकी डेंसिटी बढ़ती है वो कहाँ बरस जाता है, नीचे। तो इस तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड के द्वारा क्या करवाई जाती है, बारिश भी करवाई जाती है। इसी का एक छोटा भाई आता है सिल्वर आयोडाइड, और सिल्वर आयोडाइड का लेप चढ़ता है, जो आप लोग बर्फी मिठाई वगैरह खाते होंगे ना, उसके ऊपर चढ़ाया जाता है, वो खाद्य पदार्थों में लेपन करने में। अब यहाँ देखिए विद्युत वियोजन में कौन सा हो जाएगा, तो विद्युत वियोजन में भैया पानी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करवा, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड है हमारा, सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे वो सोडियम और क्लोरीन में अलग अलग टूट जाता है। तो इस तरीके की हो गई वियोजन अभिक्रिया। अब याद कैसे करोगे, तो दिमाग में ऐसे आंखें बंद करके सोचोगे आप कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, वो क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन बिल्कुल उल्टा है। संयोजन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो एक अभिक्रिया को याद कर लो, काम बन जाएगा। अब यहाँ देखिए कुछ खास तरीके, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को करने के लिए हमने क्या किया, ऊष्मा को दिया। इसमें क्या किया, ऊष्मा को दिया, इसे ऊष्मा दिया
तब जाके ये टूटा, इसे ऊष्मा दिया तब जाके ऊष्मा टूटा, यानी ऊष्मा को इस अभिक्रियाओं ने क्या किया, ग्रहण किया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, अपने अंदर रखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ पर जो अभिक्रिया लिखी हुई है ये सारी की सारी अभिक्रियाएं कैसी हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल है, अर्थात एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं आपको यहाँ लिखा हुआ दे दूंगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया उसका एग्जाम्पल होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया विस्थापन अभिक्रिया का बवाल होता है। विस्थापन अभिक्रिया मतलब जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अभी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया आखिर होती क्या है, तो देखो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ताकतवर लोग कमजोर लोगों को लतिया के किनारे कर देंगे, वो अभिक्रिया कैसे कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। इसमें होगा क्या कि दो लोग पहले साथ रहेंगे बढ़िया से, एक तिसरका आएगा और तिसरका आके दोनों को अलग करके एक को अपने साथ ले जाएगा और एक को पीछे फेंक देगा रोने के लिए। तो इस तरीके की अभिक्रिया क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए कैसे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, वह कौन सी अभिक्रिया होगी, तो वह होगी विस्थापन अभिक्रिया। कैसे, जैसे यहां देखिए एक तत्व है ए और एक तत्व है बी और सी। तो ये बी और सी पहले बढ़िया खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, अब बीच में आ गए गुड्डू भैया। गुड्डू भैया क्या किए, सी को लपेट ले गए अपने साथ, और जो बी था उसको मारे खींच के तो जाके किनारे बैठ कर रोने लगा। तो इस तरीके में क्या हुआ कि ये गुड्डू भैया ताकतवर थे और इन दोनों लोगों में कमजोरी का फायदा उठाए, सी को अपने साथ ले गए और बी को कहां फेंके, किनारे। तो यहां क्या हुआ, विस्थापन हुआ। जैसे ये दो मार्कर है यहाँ पे, ठीक है, अब एक और मार्कर आए, अभी नीला वाला मार्कर क्या हो, ज्यादा ताकतवर हो, तो ये क्या करे, लाल वाले को लेकर सट जाएगा और ये काला वाला कहां फेंक देगा, पीछे। तो इस तरीके की जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि एक तत्व था, मान लीजिए अपने पास Fe, और एक और अपने पास कंपाउंड था, वो क्या था, CuSO4। तो बोले अच्छा, अब इनके बीच जब रिएक्शन हुआ तो आयरन जो होता है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है, मतलब ये ज्यादा ताकतवर होता है। और जिसके पास ज्यादा ताकत होगी उसी के पास लाठी होगी, और जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो भैया Fe है ज्यादा ताकतवर, कॉपर है कमजोर, तो ले गया सल्फेट को कौन, Fe। सल्फेट को ले गया Fe, और कॉपर भैया चले गए पीछे, चुपचाप बैठ के रो रहे हैं कि हमारा सल्फेट ले गया, हमारा सल्फेट ले गया। अब ले गया तो ले गया, खुद को ताकतवर बनाओ ताकि दुनिया आपको दबा ना सके। अब यहां देखो, ये तो है अपने पास लोहा, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। और ये क्या है, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। और ये क्या है, कॉपर। एनसीईआरटी की बुक में आपके क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, तो वहां काम आती है विस्थापन अभिक्रिया। कैसे, लोहे की कील मतलब Fe को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम डुबोते हैं तो जो लोहा होता है वो कॉपर की अपेक्षा ज्यादा ताकतवर होता है, और ज्यादा ताकतवर होने से सल्फेट को अपने साथ जोड़कर क्या बनाता है, आयरन सल्फेट, और कॉपर को कहां कर देता है, पीछे। तो ये जो कॉपर सल्फेट होता है इसका रंग होता है नीला, और जब इधर आयरन सल्फेट बनता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, हरा। इसलिए विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है। एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो अब एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए हमने लिया जिंक और यहाँ लिया H2SO4। तो भैया अब क्या होगा, तो जो जिंक होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा ताकतवर होता है, इसलिए ये बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन को फेंकता है बाहर बैठ के रोने के लिए। तो इस तरीके की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जी हमको कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा ताकतवर है कौन कमजोर है, तो उसके लिए हमको एक सक्रियता श्रेणी याद रखनी होगी। वो क्या है, मैं आपको 1 मिनट के अंदर याद करवा देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। तब इसके लिए हमें एक सक्रियता श्रेणी याद रखनी होगी ये। अब ये मैंने सक्रियता श्रेणी को बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। देखिए इधर से इधर वाले तत्व क्या है, ज्यादा ताकतवर, और जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे वैसे वैसे तत्व क्या होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे। तो इनको याद रखने के लिए आप क्या करोगे, एक कहानी याद रख लेना कि एक ठुकाना था, वो कनवा का हो रहा था ब्याह, और ब्याह में वो मांग रहा था क्या, दहेज, और दहेज के ऊपर जब मांग रहा था तो उसी में एक कहानी टाइप का बन जाएगा। क्या बनेगा, देखिए मेरे साथ लिखते चलिएगा कि एक काना था, तो उसको हम लिखते हैं यहाँ पे काना, और कनवा दहेज में क्या मांग रहा था, कार।
मांग रहा था, यानी कान्हा कार मांगे। और कौन कौन कार मांग रहा था? तो अल्टो, अल्टो के बाद भैया जैन और फेरारी। तो जब ही मांग रहा था तो कुछ लोग कहे ए भगवान, भगवान है, यहां लिखेंगे प्रभु हैं, मतलब भगवान है, यहां सीधे को तो दहेज मिलने वाला नहीं है, एक कान्हा मांग रहा है, वो भी 3-3 कार मांग रहा है, तो प्रभु है। तो भगवान कहते हैं कि कौन है, बताओ जरा हमको, तो कौन है, आगे आओ। कौन है, आगे आओ, आगे आओ, तो उसको क्या करें, पीटें। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो बहुत आसानी के साथ। यानी जैसे हमसे पूछेगा कि इनमें सबसे ताकतवर कौन है, तो पोटेशियम। मैग्नीशियम से ताकतवर कौन, कैल्शियम। इसका मतलब मैग्नीशियम क्या करेगा, क्या कैल्शियम को विस्थापित कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा। पर मैग्नीशियम किसको विस्थापित कर देगा, एल्यूमिनियम को। जैसे देखिए यहाँ पे फट से मैं यहाँ एक रिएक्शन लिखता हूँ ऊपर मिटा के, अक्सर तर लोग गड़बड़ी करते हैं इस रिएक्शन में। देखिए एक रिएक्शन मैं यहाँ लिखता हूँ कि जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट चेंजेज, तो क्या जिंक कॉपर को विस्थापित कर पाएगा, तो हम यहाँ चेक करेंगे कि भैया जिंक कहाँ है, आगे, और कॉपर कहाँ है, पीछे, तो पक्का विस्थापित कर देगा। यानी यहाँ क्या बन जाएगा, ZnSO4 और प्लस क्या बन जाएगा, Cu। पर वहीं एक और रिएक्शन हम लिखते हैं, वो रिएक्शन हम क्या लिखते हैं, मान लो कि Cu प्लस H2SO4, तो क्या ये रिएक्शन बनेगा ऐसा, CuSO4 और प्लस H2। तो हम बोलेंगे अरे चाचा कहाँ गड़बड़ी कर दिए हो, ये तो रिएक्शनवा नहीं बनेगा। अब काहे नहीं बनेगा, तो हमने देखा कि जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के क्या है, पीछे है। ये देखो हाइड्रोजन के पीछे है, मतलब हाइड्रोजन से कम ताकतवर है कॉपर। तो ये कॉपर हाइड्रोजन को भगा ही नहीं पाएगा, अर्थात ही कॉपर हाइड्रोजन को हटा नहीं पाएगा, तो कॉपर सल्फेट नहीं बनेगा। इसलिए ये रिएक्शन क्या है, गलत। इसी तरीके की अभिक्रियाएं देकर के आपको पेपर में फंसा देते हैं। तो आप इस श्रेणी को याद रखिएगा ताकि आसानी हो, इससे आप आसानी के साथ पता कर पाएंगे कि कौन सा तत्व किसको विस्थापित करता है। ठीक है, अब आइए हम दूसरी अभिक्रिया पर चलते हैं, जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसे हम लोग डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन या उभय अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये कैसी अभिक्रिया होगी, तो इसमें लिखेंगे कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिकों का निर्माण आयनों के आदान प्रदान से होता है। विस्थापन अभिक्रिया में एक यौगिक किसी एक को विस्थापित करता था, एक तत्व किसी यौगिक के एक तत्व को विस्थापित करता था। यहाँ एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब आपस में लोग क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो यहाँ पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले कि ऐसी अभिक्रिया जहां जिसमें यौगिकों का निर्माण आयनों के आदान प्रदान से होता है। अब देखिए, तो यहां देखिए, यहां AB और CD रहेंगे, ठीक है। तो A C के साथ जाएगा तो B किसके साथ चला जाएगा, D के साथ। अगर A D को लेकर के जाएगा तो B किसके साथ चला जाएगा, C के साथ। मतलब ये कहेगा कि देख भाई तू हमारे घर आएगा तो हम तुम्हारे घर चले जाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात, एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए A जैसा C के साथ जाएगा तो B किसके साथ चला जाएगा, D के साथ। इसी तरीके का एक रिएक्शन हम देख लेते हैं फट से, कि मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट है सोडियम सल्फेट, ठीक है, और एक और है आपके पास बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ क्या होगा, इस सोडियम जो है क्लोरीन को ले जाएगा तो यहाँ बनाएगा NaCl, और ये बेरियम किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ, तो यहाँ बनाएगा BaSO4। इसी तरीके के कई सारे रिएक्शन आप लिख सकते हो। यहाँ पे ये सोडियम सल्फेट है और ये क्या है, बेरियम सल्फेट, और यह एक प्रकार का क्या है, अवक्षेप है जो अविलेय है। कैसा है, अविलेय सफेद अवक्षेप, इसमें अवक्षेप बना है। और जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम किस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अर्थात जो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वे अभिक्रियाएं किसका उदाहरण होती हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं
कि अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है तो आप बता देंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है वह अभिक्रिया क्या होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है।